हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस 12th जुलाई डेली करंट अफेयर मॉड्यूल. In this daily current affair module, we'll try to provide very important news events for your exam point of view. हमारा मकसद रहता है कि हम आपको वही इंफॉर्मेशन बताएं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी से काम की है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इवेंट. फॉर एग्जांपल, ये पहली इवेंट बड़ी महत्वपूर्ण इवेंट है. ठीक है, आपको इस इवेंट के साथ बैकग्राउंड क्या क्या पता होना चाहिए. ठीक है, एक करंट अफेयर के स्टूडेंट्स के लिए ये बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है. दैट सुप्रीम कोर्ट आस्क्स ईडी चीफ टू क्विट बट अपहोल्ड्स अमेंडमेंट. सो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीज़, एक ईडी का फुल फॉर्म क्या है और ये अमेंडमेंट क्या है. ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं. वी ऑल नो ईडी स्टैंड्स फॉर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. व्हाट डज ईडी डू? ईडी का पर्पस है, इट्स ए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ताकि कोई गलत काम कर रहा है, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कर रहा है, प्राइमरली उनको ईडी रोकता है. तो ईडी के डायरेक्टर कौन है भैया? संजय कुमार मिश्रा जी. आपने सुना होगा कि बहुत बार से डिबेट ये चलती है दैट से गवर्नमेंट इज मिस यूजिंग द पावर ऑफ सीबीआई एंड ईडी. ठीक है, अगेंस्ट दी अपोजिशन पार्टी. जो भी बंदा अपोजिशन पार्टी में होता है, ठीक है, उस बंदे के पीछे सीबीआई और ईडी लगा दिया जाता है. यस और नो? दिस इज वेरी कॉमन. ठीक है, दिस इज एवरीवन कैरीज आउट. फॉर एग्जाम्पल, अभी एनसीपी का जो महाराष्ट्र में बवाल चल रहा है, ठीक है, जब इलेक्शन हो रहा था तो एनसीपी के अजीत पवार साहब, जो शिवसेना को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था दैट हम जब सत्ता पे आएंगे तो एनसीपी के अजीत पवार साहब विल गो फॉर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग. पर अब जब एनसीपी शिवसेना और बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो एक वॉशिंग मशीन का काम हो गया. व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम वन पार्टी टू अ रूलिंग पार्टी, इट इज अ वॉशिंग मशीन. आपके सब पाप धुल जाते हैं. ठीक है ना? चलो, ये तो साइड ट्रैक हुआ. पहला पॉइंट था, ईडी का फुल फॉर्म है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. ये काम करते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर. उसके जो करंट डायरेक्टर है वो संजय कुमार मिश्रा जी हैं. ठीक है, ही विल बी रिजाइनिंग नाउ. सुप्रीम कोर्ट ने उनको 31 तारीख तक का, लेकिन से 31 जुलाई तक का टाइम दिया है. देयर वर अमेंडमेंट्स वर इंट्रोड्यूस इन 2021 ऑन सेंट्रल विजिलेंस एक्ट, एट द सेम टाइम दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. ठीक है, ये दोनों एक्ट जो है दे रेफर टू, लेट्स से सेंट्रल विजिलेंस एक्ट इज एंड दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दे जनरली रेफर टू द टेन्योर ऑफ द पीपल, टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ यू कैन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपनी जो टेन्योर है उस टेन्योर को बहुत लंबा न रखें, गवर्नमेंट उनको लंबा न रखे, ताकि कोई डायरेक्टर अपने कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें ना कर दे और सरकार भी उसके साथ मिली भगत ना कर दे. तो दिस इज वेयर द आइडिया इज. सो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा दैट प्लीज स्टॉप ग्रांटिंग एक्सटेंशन टू मिस्टर मिश्रा. ठीक है, मिस्टर संजय कुमार मिश्रा. ठीक है, कोर्ट ने कहा जो बैक टू बैक एक्सटेंशन मिला है मिस्टर मिश्रा जी को, 2021 में मिला, फिर 2022 में मिला, और ये तीसरा एक्सटेंशन जो उनका नवंबर में भी एंड हो रहा है, ठीक है, जो 2022 में मिला था, भैया वो इनवैलिड और इलीगल हटा दीजिए उसको. ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा जी को कहा आपके पास 31 तारीख तक का टाइम है, आप रिजाइन कर दीजिए ताकि आप एक स्मूथ ट्रांजिशन दे पाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सक्सेसर को दे पाए. ठीक है, दिस इज व्हाट द सिनेरियो टुक प्लेस. सो आई एम श्योर वी हैव अंडरस्टूड दिस आइडिया दैट व्हाट इज द एंटायर इशू. सो विद दिस वी कम टू अनदर इशू, दैट विच आर द इंपॉर्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन द कंट्री. भारत में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कौन सी है? पहली सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस लॉ
दोस्तों जो भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगा वो कौन से लॉ के द्वारा बनी है, प्लीज उसको नोट करिए। हम आपके लिए जो करंट अफेयर के मुद्दे लेकर आते हैं उसके अंदर हम ये बिल्कुल ध्यान देते हैं कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीजें मिले। तो एग्जाम में अगर ये पूछ लिया गया कि सीबीआई इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच लॉ, देन इट इज दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946. What is the purpose of CBI? CBI investigates major crime, corruption cases, economic offenses and any cases of national importance. ठीक है ना, ये बिल्कुल समझ में आ गया, ग्रेट। At the same time CBI takes up the case either in the request of the state government, ठीक है, और with the consent of central government. तो मतलब अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट में सीबीआई को इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उस स्टेट की परमिशन, उस स्टेट का कंसेंट चाहिए। पर अगर कोई नेशनल इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक ऐसे कंसेंट दे दिया तो भी सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। प्राइमरली भारत में एक अच्छा फेडरल सिस्टम एस्टैब्लिश हो, इसके लिए ऐसा स्टेट और सेंटर के बीच में ऐसा डिवीजन करके रखा है। CBI has a power to investigate cases across the state boundaries and maintain coordination with various state agencies, and CBI is headed by a director who has a fixed tenure of 2 years and it has a possibility of extension 3 times. ठीक है, तो ये जो नया अमेंडमेंट था वो ये अमेंडमेंट इस चीज का था। ठीक है ना, अगला है आपका ED. ED stands for Enforcement Directorate. It is responsible for enforcing economic law and fighting any economic offenses in the country. ठीक है, it is established under PMLA, that is Prevention of Money Laundering Act 2002. I'm sure you know what is money laundering. उसको प्रिवेंट करने के लिए ये बताया गया। अगर आपको नहीं पता हो तो आप बिल्कुल उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पर मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है पैसों के द्वारा एक इनसे गलत काम करना। ठीक है, सो प्राइमरली मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, इन 3 चीजों के ऊपर ईडी अपना काम करेगा। ठीक है, ईडी हैज अ jurisdiction which is a cross border financial implication, which means वो इंटरनेशनल एजेंसी के साथ भी काम कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट के साथ भी काम कर सकते हैं। सीबीआई के मुताबिक ईडी भी 2 साल का टेन्योर होता है और 3 बार उनको एक्सटेंशन मिल सकता है नए अमेंडमेंट के द्वारा। अगली आपकी एजेंसी है which is known as नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA. पॉपुलरली इट इज काउंटर टेररिज्म एजेंसी। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज डेवलप्ड अंडर NIA एक्ट 2008, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा यह बनाया गया था, 2009 में बनी थी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, एक्टिविटीज थ्रेटनिंग टू सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, और यह आता है NIA। बड़ा पावरफुल बॉडी होगा ना, आप समझ सकते हैं, टेररिज्म के खिलाफ, ठीक है, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को जो ब्रेक करेगा, तो बड़ा पावरफुल बॉडी होगा। जो भी बंदा NIA में फंसेगा वो तो भैया गया है, ये मान के चलिए। ठीक है, एंड देन कम्स सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, CEIB. इट इज फंक्शनिंग ऑन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्राइमरली अच्छे से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस गैदर करना ताकि लोग मनी रिलेटेड फ्रॉड ना करे, टैक्स इवेजन ना करे, इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटी ना करे। इसकी वजह से कौन सी बॉडी आती है भैया? CEIB। उसके अलावा एक और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बॉडी है विच इज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, विच इज अबाउट यू कैन से NDPS एक्ट के द्वारा बनाई गई ये बॉडी है, नार्कोटिक्स यू कैन से कंट्रोल ब्यूरो। बड़ी न्यूज में थी, आपने देखा होगा दिस शाहरुख खान के यू कैन से सन के केस में। अब आपको पता होगा दैट मणिपुर इज इन अ बिग ट्रबल। ये सुनो, मणिपुर में प्राइमरली 3 ट्राइब्स का प्रॉब्लम है। पहली ट्राइब है मैतेई। क्या प्रॉब्लम है इनका? मैतेई वांट्स अ स्टेटस ऑफ
एसटी, पूरे मणिपुर में 10% एरिया इज अ मैदानी इलाका, 90% इज अ hilly area which is primarily a tribal area. So therefore Meitei community wants to get ST status so that they can get more land in those region. Otherwise they are not able to get it. Current CM is also from Meitei community. ठीक है, number 1. Number 2, which is another community that is known as Kuki. Kuki community wants कि भैया मैतेई को ST स्टेटस मत दो, नंबर 1, एंड नंबर 2 हमारे लिए, है ना, हमारे लिए स्पेशल कुछ पावर दे दीजिए. एंड देन कम्स नागास. व्हाट डज नागास डिमांड? नागा डिमांड्स कि भैया ST स्टेटस मैतेई को नहीं दीजिए और हमें एक ग्रेटर नागालैंड, एक ग्रेटर नागा रीजन दे दीजिए विच इज नॉट जस्ट फ्रॉम मणिपुर बट मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड आसाम, ये सब टेरिटरी में नागा एरिया में दे दीजिए. जिनकी डिमांड अचीव होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. कुकी लोग बोलते हैं हमें ऑटोनोमस रीजन भी चाहिए, हम ST ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, हमें ऑटोनोमस रीजन भी चाहिए. मैतेई का डिमांड है कि भाई हमें एक शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस चाहिए. तो भैया ये थोड़ी सी परेशानी की बात है. ये जो 3 लेडीज हैं, ठीक है, ये तीनों 3 वर ऑन अ फैक्ट फाइंडिंग मिशन इन मणिपुर और उनके खिलाफ FIR दर्ज करी गई. ठीक है, कि भैया आप लोग मणिपुर के अंदर हेट्रेड फैला रहे हैं, सरकार के खिलाफ बुरी बातें कर रहे हैं. ठीक है, तो इनके खिलाफ ये केस लगा और ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को अभी से अरेस्ट करने पे स्टे लगा दिया है कि अभी नहीं करिए. ठीक है, अभी नहीं करिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. ठीक है, बट यू शुड नो व्हाट इज अ बैकग्राउंड. कमिंग टू द नेक्स्ट इवेंट विच इज अबाउट आर्टिकल नंबर 370. कल हमने बात करी थी आपके साथ आर्टिकल 370 के बारे में, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था. एफिडेविट का स्पेलिंग आता हो तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं देखे बगैर फटाफट लिख दीजिएगा. सो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट सबमिट किया था और ये कहा था कि आर्टिकल 370 के डाइल्यूशन के बाद जम्मू कश्मीर में अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ पीस का समय आया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि भैया आपका जो व्यू है कश्मीर सिचुएशन के ऊपर, उसका आर्टिकल 370 के केस के साथ कोई लेना देना नहीं है. आर्टिकल 370 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल केस. 5 जज की बेंच बैठी है, हेडेड बाय DY चंद्रचूड़ साहब. ठीक है, जो 5 जज की बेंच बैठी है उसके अंदर आर्टिकल 370 क्या कॉन्स्टिट्यूशनली टेनेबल है या नहीं, उसके बारे में बात होगा. अब बहुत सिंपल सा इश्यू है कि भारत के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, है ना, जो भी लीगली सिस्टम चलेगी, उसमें हमेशा होता है एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है. ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ लॉ जस्ट हो. ठीक है, सिर्फ हम ये नहीं चाहते, हम ये भी चाहते हैं कि लॉ का इंप्लीमेंटेशन भी जस्ट वे में हो. ठीक है, लॉ का इंप्लीमेंटेशन भी जस्ट वे में हो. सो आर्टिकल 370 को यूनिलैटरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डाइल्यूट कर दिया. क्या वो डाइल्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मुताबिक है, ये बड़ा सवाल पैदा हुआ और इसके वजह से ही ये आर्टिकल 370 के ऊपर केसेस हुए, बहुत सारी पिटीशन फाइल करी गई और इसीलिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है. एट द सेम टाइम देयर आर पीपल हु आर आर्ग्यूइंग कि भैया ये जो आर्टिकल 370 अगर आप निकाल रहे हो वो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के मुताबिक सही बात नहीं है, आप भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हो. इस तरीके से पिटीशन लगाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं. ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो करा है. ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि सर क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करा. अब बात ऐसी थी कि जो आर्टिकल 370 में लिखा था कि प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा दिस जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड ऑन 3 मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल you can say legislate on Jammu Kashmir and rest of the activity will be managed by the Jammu Kashmir themselves. सही बात है, ये हुआ था और बोला था कि अगर इसमें कोई भी चेंज करना है then central government must ask constituent assembly
of Jammu Kashmir, ठीक है, and in concurrence to Constituent Assembly of Jammu Kashmir and the central government, you can change anything related to Article 370. सही है. By 1976 Constituent Assembly of Jammu Kashmir was dissolved. उसको हटा दिया 1976 में. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं, तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं तो किसको पूछा जाना चाहिए लॉजिकली, ठीक है. अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो किसको पूछना है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको पूछना चाहिए कि भाई उनका कॉन्करेंस लेना चाहिए, ठीक है. 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 डाइल्यूट किया गया, उसके कुछ दिन पहले उस लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया. अब ना वहां कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किससे पूछेगी, किसी से नहीं, और खुद ही उन्होंने यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया. देयरफॉर देयर इज अ क्वेश्चन, देयरफॉर देयर इज अ लीगल इश्यू व्हिच इज कमिंग अप. समझ में आ रहा है ना भैया? चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. तो ये था डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370. कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ, ठीक है, भारत में बहुत अच्छे यू कैन से एयर ट्रैवल के सिस्टम को सस्ता करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था. ही वॉज अ यू कैन से सोल्जर, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ एयर डेक्कन. लेटर ऑन एयर डेक्कन वॉज परचेज्ड बाय किंगफिशर. अब ये लिख रहा है पॉलिटिक्स ऑफ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड. Prime Minister Narendra Modi is advocating UCC and blaming opposition. कि अपोजिशन कर क्या रही है? They are instigating Muslims. अब UCC का एक जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि जो भी कोड आप हिंदू धर्म के हैं वो कोड आप सभी धर्मों के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है. एंड दैट्स हाउ you can say Modi Sahib is saying that you are instigating Muslims on this issue. सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ट्रिपल तलाक को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ठीक है, और साथ में पर्सनल लॉज रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड वेरियस अदर मैटर्स आर कमिंग फ्रॉम दैट ब्रिटिश राज के समय से, और इसलिए उसको निकाल देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है. सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू प्रोवाइड यूसीसी कंसिस्टेंसी टू इंडिया. इंडिया के लोगों को, इंडिया की जो डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक यू कैन से सोसाइटी है, उस सोसाइटी को यूनिफॉर्म सिविल कोड दे नहीं पा रहे हैं. कौन नहीं दे पाए? सक्सेसिव गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है. और जो बीजेपी यूसीसी को एडवोकेट कर रही है और कांग्रेस और लेफ्ट उसको अपोज कर रहे हैं, सो इट इज क्रिएटिंग एन आयरॉनिक सिचुएशन. आयरॉनिक इसलिए क्योंकि एक तरफ लोगों के लिए अच्छी बात है कि लाना चाहिए, ठीक है. क्यों लाना चाहिए? क्योंकि सबके लिए एक प्रेडिक्टेबिलिटी बन जाएगी. Muslim organizations also have a differing opinion. Some of them are supporting it, some of them are criticizing it. Supreme Court has urged Parliament to enact laws related to UCC. आपको याद होगा, as of now UCC is a part of DPSP. आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है. UCC is a part of DPSP और आर्टिकल नंबर 44 के तहत है. सो जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस है, डाउरी, चाइल्ड मैरिज, ऑनर किलिंग, लव जिहाद, इस तरीके के जो सिस्टम्स हैं वो भारत में अभी भी चल रही है. उसके लिए लॉ आने चाहिए. नहीं लॉ आएंगे तो इंडिया की विमेन को ये पूरी तरीके से डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट कर रहा है. तो एम क्या है? कॉमन सिविल कोड लेकर आइए, जैसे कॉमन पिनल कोड है. कॉमन पिनल कोड लाने से कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता और कहीं ना कहीं सब कुछ मिला जुला कर सिस्टम अगेन से सबके लिए कॉमन और प्रेडिक्टेबिलिटी बन जाएगी. और इसीलिए गवर्नमेंट को इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए. पॉलिटिसाइज करने की वजह से ये यूसीसी पूरा बर्बाद हो जाएगा. पर सरकार ये छोड़ेगी क्या? पॉलिटिकलाइज करने से छूटने वाला तो नहीं है. सही है, ग्रेट. अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, विच इज एज ओल्ड डिबेट ऑन बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन. और उसको करने के लिए देयर इज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन
अमेंडमेंट बिल 2023 को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है. नाउ इट विल कम इन द मॉनसून सेशन इन आवर पार्लियामेंट. द ओरिजिनल लॉ इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. उसमें ये अमेंडमेंट आने वाला है. द ओरिजिनल एक्ट रेगुलेट्स द इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड इम्पोजिंग कॉस्ट ऑन वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू फॉरेस्ट डेवलपमेंट. सो क्या स्कोप है इस एक्ट के अंदर? द ओवरऑल एक्ट इज फोकसिंग ऑन कि भैया फॉरेस्ट कवर को बढ़ाए. याद रहे इंडिया इंटरनेशनली कमिट कर चुका है दैट वी वांट टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर बाय 33% एंड वी वांट टू क्रिएट द कार्बन सिंक टू द ट्यून ऑफ 3 बिलियन टन्स of CO2 consumption by 2030. By 2030, India will have a increase of forest cover by 33%. उतना हम बढ़ोतरी करेंगे, प्लस हम कार्बन सिंक बनाएंगे जो 3 बिलियन टन का CO2 कंज्यूम कर लेगा. आज की तारीख में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो एक्ट है वो इनएफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है और प्राइवेट एग्रो फॉरेस्ट्री को इंसेंटिवाइज नहीं कर रहा है. इसकी वजह से लोग जंगलों में ट्री प्लांटेशन कर नहीं पा रहे, प्राइवेट फॉरेस्ट एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे. ठीक है, और ये करने के लिए नया अमेंडमेंट आना पड़ेगा. ये सुनो, नया अमेंडमेंट इसी बात को इंसेंटिवाइज कर रहा है कि प्राइवेट आदमी फॉरेस्ट एक्टिविटी करना चाहता है तो कर सकता है. ये बात है. अब क्या ऐसा फॉरेस्ट के फेवर में होगा? क्या ऐसा एनवायरमेंट इकोलॉजी के फेवर में होगा या नहीं? यही एक देखने की बात है. आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से प्राइवेट लोग फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे और वहाँ पे वो सरकार उनको बताएंगे कि किस तरीके से आप फॉरेस्ट को डेवलप कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, है ना, ये एक्टिविटी आप कर सकते हो, तो क्या फॉरेस्ट के अंदर इस तरीके के बदलाव, लॉ के अंदर इस तरीके के बदलाव की वजह से क्या फॉरेस्ट हमारा ग्रो होगा? आपका ओपिनियन क्या है, बताइए. बुरी खबर आती रहती है चीता के बारे में काफी समय से. जो अफ्रीकन चीता हम लेकर आए नामीबिया से, कुनो नेशनल पार्क में हम उनको रखे हैं. एमपी के अंदर कुनो नेशनल पार्क है. ठीक है, और ये कुनो नेशनल पार्क में ये चीतास की डेथ होती रहती है. ये 7वां चीता है ना, पिछले 4 महीनों में जिसकी मौत हो गई. द मेल चीता तेजस, ठीक है, ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दिस वाज नॉट कमिंग फ्रॉम नामीबिया. ठीक है, अभी तक 7 चीता की मौत हो चुकी है. ठीक है, जिसमें से 3 थे कब थे, छोटे थे, और बाकी 4 थे एडल्ट थे. दिस इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम. साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लेकर आए हैं. हमारा मकसद था कि ये आगे बढ़े, ग्रो करे. ठीक है, ये थोड़ी टीदिंग इश्यू तो होंगे ही होंगे, पर ये टीदिंग इश्यू इतने सारे लोग मरते तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बड़ा महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेकर आया और कहते हैं कि पिछले 15 सालों में से भारत में से 415 मिलियन इंडियंस, 1 मिलियन इज 10 लाख. ओके, सो आप समझ सकते हैं 4150 लाख पीपल. ओके, मतलब दैट्स अ काइंड ऑफ नंबर विच इज 41 करोड़ पीपल. ठीक है, बराबर है, 41 करोड़ पीपल दे केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब है पॉवर्टी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पैरामीटर के ऊपर नहीं, पर हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 पैरामीटर के ऊपर. हेल्थ का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन कैसा मिलता है और चाइल्ड मोर्टालिटी कितनी है, ये 2 पैरामीटर आते हैं हेल्थ में. एजुकेशन में आते हैं टोटल 4 पैरामीटर. भाई कितने साल बच्चा स्कूलिंग करता है, स्कूल में अटेंडेंस कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी और हेड काउंट रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर कुकिंग फ्यूल क्या यूज होता है, क्या उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, कौन से घरों में रहते हैं, किस तरीके के एसेट्स है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर उनको मिलती है कि नहीं. ये सब में से पिछले 15 सालों में से इंडिया में से 41 करोड़ लोग बाहर हो गए. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. भारत के लिए ये अच्छा प्रोग्रेस है, क्योंकि बाय 2030 जब इंडिया इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट
economy by GDP terms, ठीक है, in the world, such kind of numbers are going to be very useful to us. समझ में आया? ग्रेट. कल हम बात कर रहे थे आपके साथ नेटो के बारे में, है ना? क्या बात कर रहे थे नेटो के बारे में? दैट नेटो में फिनलैंड बिकेम 31st मेंबर ऑफ नेटो और जॉय बाइडेन साहब इज गोइंग फॉर दी नेटो समिट. उस नेटो समिट के अंदर बात हो रही है क्या यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाएगा या नहीं, क्या उनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल होगा कि नहीं. सो नेटो के चीफ कहते हैं देयर इज नो टाइम टेबल सेट फॉर यूक्रेन मेंबरशिप. समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो बड़े मुद्दे क्या बोले. NATO leaders have agreed to allow Ukraine to join alliance when certain conditions are met. The requirement for the membership action plan for Ukraine will be removed, changing its membership path from 2-step to only 1-step process. ठीक है, तो पहले 2 स्टेप थे, उसमें से अब एक ही स्टेप होगा, पर वो एक स्टेप तो फॉलो करना पड़ेगा ना. ठीक है, नेटो मेंबर ने यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट तो दिया है. हाउएवर टोटल 31 कंट्रीज में से सभी कंट्रीज का यूक्रेन के सपोर्ट में कंसेंसस नहीं है. यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की क्रिटिसाइज दिस डिसीजन. दे सेड कि अरे आप क्यों मेरे को लेते नहीं हो अंदर, इट इज अनप्रेसिडेंटेड एंड एब्सर्ड. यू आर नॉट सेटिंग क्लियर टाइमलाइन एंड यू आर नॉट इनवाइटिंग मी, यू आर नॉट पुटिंग मी इनटू द मेंबरशिप. नेटो के चीफ, जिसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जेंस Stoltenberg emphasized the importance of Ukraine winning the ongoing war with Russia before discussing the membership. कि पहले जीतो बेटा, तुम जीतोगे ना तब आप आओगे यहाँ पे. The proposal on Ukraine's potential membership has been drafted but not publicly released, and US President Joe Biden expressed their support to Ukraine. Zelensky also एक्सपेक्टेड कि ऐसा होना चाहिए, पर फाइनली बोल दिया कि ठीक है, वी एक्सेप्ट योर यू कैन से डिसीजन. तो आपको समझ में आ गया ना भैया नेटो का पूरी कहानी. ग्रेट, चलिए अच्छी बात है. इजराइल में बड़े बड़े जुडिशियल रिफॉर्म होने की बातें चल रही है और काफी समय से उसके वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं. क्या मेजर रिफॉर्म होने की बात हो रही है? ठीक है, समझिए दोस्तों, कोई भी लेजिस्लेशन को ओवरटर्न करना हो कोर्ट को, तो उनको सुपर मेजोरिटी चाहिए. 80 से मतलब 80 से 100% लोग सुप्रीम कोर्ट के इस बात के साथ सहमत होने चाहिए. पार्लियामेंट कैन ऑल्सो ओवर रूल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाय सिंपल मेजोरिटी, विच मीन्स बेंजामिन नेतान्याहू इज इंटरेस्टेड टू यू कैन से चेंज दिस सिस्टम. ठीक है, वो चाहते हैं कि भैया ये बदलो. इजराइल के जो भी लॉ है वो कोई भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की वहाँ की जुडिशियल रिव्यू का पावर देती नहीं है. ज़्यादातर लॉ मेकर के हाथ में सब कुछ पावर रहता है. ठीक है, इवन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का पावर उनके हाथ में रहता है. ठीक है, अमेंडिंग दिस लॉज विल हैव नेतान्याहू गेटिंग फ्री. बराबर है, बड़ा फायदा होगा. तो दोस्तों, इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेसेट, वो याद रखिएगा. वहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म आ रहे हैं, ये आप याद रखिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सुप्रीम कोर्ट सेबी को एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज के ऊपर डांट लगा रहा है. सुप्रीम कोर्ट सेबी को कहता है कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाई क्रूशियल क्लॉजेस प्रोहिबिटिंग ऑपेसिटी इन एफपीआई ओनरशिप स्ट्रक्चर वर ऑल्टर्ड इन 2018. एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी फॉरेन से पैसा आया और वो पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में लगा. कोई भी फॉरेन का पैसा लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक कंपनी के लैंड मशीनरी में नहीं लगा, सीधा स्टॉक मार्केट में लगा. और ये 2018 से क्यों अल्टर करे? क्योंकि ये सब कनेक्टेड था अदानी हिंडनबर्ग रिलेटेड इश्यूज. ठीक है, अदानी हिंडनबर्ग का इश्यू के साथ ही ये सब कनेक्टेड है. ठीक है, अब ये क्या बोलेंगे, ये चेंजेस आए इसकी वजह से अदानी को बेनिफिट हुआ या अदानी को बेनिफिट करने के लिए चेंजेस लेकर आए, पता नहीं. इस अदानी हिंडनबर्ग केस के ऊपर जस्टिस सापरे कमेटी बिठाई गई है. क्या कमेटी का नाम है? जस्टिस सापरे. ठीक है, और जस्टिस सापरे ने कहा कि 2018 में जो अमेंडमेंट किया गया था दैट इज क्रिएटिंग एन ओपेक स्ट्रक्चर
दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। और इसीलिए चंद्रचूड़ साहब ने क्वेश्चन किया, सर्कमस्टांसेस अंडर विच दिस अमेंडमेंट वर मेड, प्लीज टेल अस, ठीक है, एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन दिस एंटायर स्टॉक मार्केट। सेबी क्लेम्ड दैट इन्वेस्टिगेशन तो हम बहुत तेजी से चला रहे हैं अदानी के केस में, पर हम आपको ये बताएंगे कि क्या रीजन है कि हमने ये अमेंडमेंट क्यों डाला, ठीक है। अब ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनारियो है भारत देश के लिए कि किस तरीके से हम सपोर्ट करते हैं जो बहुत अमीर है, ठीक है, और जो सरकार को बहुत पैसे देते हैं, ठीक है। चलिए, ग्रेट। सो विद दिस आई थिंक आज का ये मॉड्यूल है ना यहाँ समाप्त होता है। बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको महत्वपूर्ण मुद्दे बताए। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्नड इट। अगर आपको ये पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।